सो ऑलराइट ही वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज की इस वीडियो में मैं बनाने वाला हूँ पार्ट 2 ऑफ टोक्यो रेवेंजर सीजन 2 एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। एंड ऑल्सो मेरे चैनल पे भी आउट मांगा मैंने स्टार्ट कर दिया। अगर तुम इंटरेस्टेड हो उसको देखने में तो फिर तुम पहले तो इसका रिव्यू देख सकते हो, उसके बाद ये मांगा का पहला चैप्टर देख सकते हो। और थैंक्स फॉर द सपोर्ट ऑन आउट मांगा, बिकॉज मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ज्यादा सपोर्ट मिल जाएगा। स्टार्टिंग बहुत खराब हुई वीडियो की, मतलब स्टार्टिंग के कुछ टाइम तक तो कोई व्यूज नहीं आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि छोड़ो, बहुत मेहनत लगती है आउट मांगा को एक्सप्लेन करने में। तो उसके एक चैप्टर में 40 से 50 पेज होते हैं, तो उसको मतलब एक्सप्लेन करना थोड़ा सा सरदर्दी का काम हो जाता है। इसलिए अभी मैं उसको सोच रहा था कि ड्रॉप कर दूं, बट इतना अच्छा सपोर्ट देखने के बाद मैंने सोचा चलो अब कंटिन्यू करेंगे इसको। तो फिलहाल तो अभी हम बात करते हैं कि टोक्यो रेवेंजर सीजन 2 के पार्ट 2 के। तो ये वीडियो एक कंटिन्यूएशन है ऑफ पार्ट 1। अगर तुमने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले वो देख लो फिर इसको देखना, क्योंकि नहीं तो तुमको कुछ समझ नहीं आएगा। अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो, वो बेल आइकन दबा दो, 1K के बहुत नजदीक है करवा दो, और 1K पे फेस रिवील कर देंगे हम अपना। और 1K पे बहुत कुछ आने वाला है, मतलब सीक्रेट चीजें तो करवा दो बस, मतलब घूम फिर के वही बात आ रही है कि 1K करवाओ बस मेरे, ठीक है, जल्दी से। आई वुड रियली अप्रिशिएट इट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो ताइजू के इतने जबरदस्त अटैक के बाद हमारा जो ताकेमिची है वो अभी तक सदमे में है, खांस रहा है। तो ताइजू के इतने खतरनाक अटैक के बाद अब ताकेमिची जस्ट अपनी मौत को छू के वापस आया था, वो खांस रहा था, और ताइजू मतलब हंसता हुआ आता है और मतलब ताकेमिची को धोना स्टार्ट कर देता है। वो ये तक नहीं जानता है कि ये है कौन जिसको वो पीट रहा है, बट वो बहुत ज्यादा पीट देने के बाद पूछता है कि आखिर ये गधा है कौन। तब कोको ने बताता है कि ये तोमान का फर्स्ट डिवीजन कैप्टन है, हानागाकी ताकेमिची, और हाकाई का दोस्त भी है। तो ताइजू बहुत हंसने लगता है, मजाक उड़ाता है ताकेमिची का कि ये और तोमान का कैप्टन, बहुत हंसता है वो। फिर वो बोलता है कि तो अब हाकाई ने तोमान को हमारी फैमिली के बीच में भी ले आया है, और वो ये कह के हाकाई को ऑर्डर देता है कि वो इसको जान से मार दे। और फिर वो मतलब उसको फैमिली रिलेशन वगैरह का थोड़ा सा ज्ञान देता है, और हालांकि वो ऐसा खुद कुछ फॉलो नहीं कर रहा होता है, बट फिर भी वो कहता है कि फैमिली ज्यादा इंपॉर्टेंट है गैंग से, दोस्त से, तो जो मैं ऑर्डर दे रहा हूँ वो करो। लेकिन हाकाई में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो जाके ताकेमिची को मारे, वो हाकाई उसको अपना अच्छा दोस्त मानता है। तो जब वो इतना ज्यादा फोर्स कर रहा होता है हाकाई को, तो वहां पे यूजुहा आती है और वो यूजुहा को एक मुक्का मार के साइड पे फेंक देता है, जो दिखाता है कि वो इतना मर्सीलेस है कि उसके सामने वुमेन हो या मैन हो उसको फर्क नहीं पड़ता है, वो बस एनहाइलेट करना चाहता है। तो वो यही करता है, और अब हाकाई की जगह वो पीट रहा होता है उसको, बहुत ज्यादा पीट जाता है, और हीना को लगता है कि अब तो वो मर जाएगा इस तरीके से। तो फिर हाकाई ताइजू को बोलता है कि ताइजू रुको, छोड़ दो प्लीज हानागाकी को, प्लीज आखिरी बार मेरी बात सुन लो। ताइजू बोलता है कि क्या तुमको पता नहीं है गधे कि अगर तुम किसी से कुछ एहसान मांग रहे हो तो तुमको बदले में भी कुछ वैसे ही चुकाना होगा। तो हाकाई बोलता है कि मैं ब्लैक ड्रैगन से ज्वाइन कर लूंगा और तोमान छोड़ दूंगा, लेकिन बस तुम ताकेमिची को जाने दो। और ताइजू ताकेमिची को छोड़ देता है, बोलता है कि अच्छी डील है, और वो ताकेमिची को छोड़ देता है। अब ताकेमिची बिल्कुल शॉक होता है कि ये हाकाई का बड़ा भाई है ताइजू शिबा, जो कि 10th जनरेशन का लीडर और हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके मुक्कों से ऑलमोस्ट मरने की हालत में पहुंच गया था ताकेमिची। इवन वो नॉकआउट तो हो चुका था। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो हाकाई इसको लेके जा रहा होता है, वो थोड़ी बहुत बातें करते हैं, एक दूसरे को बताते हैं कि हाँ वहाँ पे जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ वगैरह वगैरह वाला सीन। मैं तुमको पूरा एक्सप्लेन तो नहीं कर रहा, एक्सप्लेनेशन नहीं है ये, मैं बस तुमको बता रहा हूँ कि सीजन 2 में क्या होने वाला है। तो फिर इसके बाद जब ताकेमिची की आंखें खुलती हैं तो वो एक कमरे में लेटा हुआ होता है, जहाँ पे उसके साथ होता है यामामोटो, सुजुकी, अकन और यामागिशी। वो देख के थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि तुम सब यहाँ पे क्या कर रहे हो। और अभी वो देखते हैं कि उस कमरे में चिफुयु भी होता है। और फिर ताकेमिची को सब कुछ याद आने लगता है कि काजुतोरा ने क्या कुछ बोला था फ्यूचर में, कि हाकाई प्रीवियस ब्लैक ड्रैगन्स लीडर को मार के लीडर बना था। इसका मतलब जो अभी हाकाई है वो अपने बड़े भाई को मार देने वाला है। बट ऐसा कैसे हो सकता है, उसका बड़ा भाई को वो क्यों मारेगा? और जैसा हाकाई करा था वो तो बहुत डरा हुआ था अपने बड़े भाई से, तो वो कैसे मार सकता है? और वो बस इतना सब सोच रहा होता है कि वहाँ पे उसको चिफुयु भी दिखता है कमरे में। फिर वो थोड़ा बहुत बात करते हैं, जिसमें ताकेमिची को पता चलता है जो ताइजू है वो 10th जनरेशन लीडर तो है ही ब्लैक ड्रैगन्स का, बट इसके साथ साथ उसकी जो जनरेशन है ब्लैक ड्रैगन्स की, वो अब तक की सबसे खतरनाक, सबसे स्ट्रॉन्ग जनरेशन है। उसके अंडर ब्लैक ड्रैगन्स पूरी तरीके से बदल चुकी है। जैसा ब्लैक ड्रैगन्स फर्स्ट जनरेशन था उसका बिल्कुल अपोजिट हो चुका है ब्लैक ड्रैगन्स 10th जनरेशन। अब वो सब कुछ पैसों के लिए करता है, कि वो पैसों के लिए किसी को जान से भी मार सकता है, कहने का मतलब मोटा मोटा। ताइजू की जो 10th जनरेशन है वो सबसे स्ट्रॉन्ग इसलिए क्योंकि ताइजू एक तो खुद बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा है, वो बाकी डेलिंक्वेंट्स से अलग है, उसको वायलेंस बहुत ज्यादा पसंद है,
जो कि हमने देखा ही था, उसने यूजुहा को बिना कुछ सोचे समझे मुक्का मार दिया, जो कि एक वुमेन है और उसकी छोटी बहन भी है, बट फिर भी। और दूसरी तरफ देखा जाए तो फिर ताइजू जो था अपने ब्लैक ड्रैगन्स के नॉर्मल मेंबर्स को खुद ट्रेनिंग देता था मिलिट्री लेवल की, और अगर उनसे कुछ भी गलती होती थी तो वो उनको पीटता था। जैसे नॉर्मल मेंबर्स हैं वो सब तो अपनी मर्जी से जीते हैं, ये लोग अपनी मर्जी से नहीं जीते थे, इनको मिलिट्री की तरह ट्रेनिंग देता था ताइजू। इस वजह से वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग थे कि अभी की जितनी भी गैंग्स हैं, मतलब अभी तक जितनी भी गैंग्स इंट्रोड्यूस हुई हैं, मैं अब फ्यूचर का एक स्पॉइलर दे रहा हूँ, अगर तुमको ये वाला स्पॉइलर नहीं चाहिए तो तुम इस ड्यूरेशन तक पे स्किप कर सकते हो, बट स्टिल जो तोमान है, तेंजिको है, ब्राह्मण है, रोको हारुटांडाई है, कांटो मांजी है, मतलब जितनी भी गैंग्स हैं वो सब मिला के एक तरफ और ब्लैक ड्रैगन्स की 10th जनरेशन एक तरफ, वो तब भी जीत जाएंगे उससे, इतनी ज्यादा स्ट्रांग बना दी थी उसने। और ये सब पता चलता है तो ताकेमिची बिल्कुल ऐसे हक्का बक्का रहते कि इतना ज्यादा स्ट्रांग है वो। और उसके बाद चीफू और ताकेमिची थोड़ा बाहर जाते हैं घूमने, और वो ताकेमिची चीफू को बताता है कि वो टाइम लीपर है, और चीफू भी समझ जाता है कि हाँ मेरे को इस चीज पे पहले से ही शक था कि जिस तरीके से तुम डेस्परेट थे बाजू को बचाने के लिए, वो चीज पहले से ही शक क्रिएट कर रहा था, और अब तो तुमने खुद ही एडमिट कर लिया कि तुम एक टाइम लीपर हो। वो थोड़ा बहुत समय एक साथ स्पेंड करते हैं, और उसके बाद वो लोग अब हाकाई को लेकर तोमान के हेडक्वार्टर्स जाते हैं इस बारे में बात करने के लिए, क्योंकि अब एक तरीके से जो ताइजू ने इतना पीटा है ताकेमिची को कि वो ऑलमोस्ट मरने की हालत में चला गया था, ये एक तरीके से तोमान को वॉर का डिक्लेरेशन है, तो इसलिए अब तोमान को बीच में आना चाहिए। बट ये बिल्कुल ही रिवॉल्ट हो जाता है तोमान में, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि उन्होंने ऑलरेडी ब्लैक ड्रैगन्स को हरा रखा है। हाँ, लेकिन वो 9th जनरेशन थी, 10th जनरेशन नहीं थी। 9th जनरेशन हमारे द लॉर्ड शिवन मादरा में चलाते थे, तो वो तो बहुत बेकार जनरेशन थी, मतलब वर्स्ट जनरेशन मान सकते हो तुम उसको। और ये बोल के सब मतलब बात टाल रहे होते हैं, बट सिर्फ एक मित्स्या होता है जो बोलता है कि हाँ हमने 9th जनरेशन को हराई थी, बट 10th जनरेशन बिल्कुल ही अलग लेवल पे है, तो मैं खुद जाके बात करने वाला हूँ ताइजू से, और हाकाई और बाकी सब मामला सॉर्ट करता हूँ, तुम लोग अपना देख लो। और वो माइकी से परमिशन वगैरह लेकर चला जाता है ताइजू से मिलने। अब वो ताइजू से मिलता है और उधर वो बोलता है कि हाकाई को अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास छोड़ दूं तो फिर तुमको बदले में भी कुछ करना पड़ेगा। ताइजू बोलता है कि जो भी बोलना चाहते हो जल्दी बोलो, और अगर वो बात ढंग की नहीं हुई तो मैं यहीं पे तेरे को जान से मार दूंगा। और वो बताता है कि जो तुम डोमेस्टिक वायलेंस करते हो यूजुहा पे, वो तुमको करना बंद करना होगा। तो ताइजू बिल्कुल सीधा ही मना कर देता है कि मैं कोई डोमेस्टिक वायलेंस नहीं करता हूँ, ये झूठे एलिगेशंस हैं। मित्स्या बोलता है कि वो सब मेरे को नहीं पता है, बट अगर तुमने एक बार फिर से यूजुहा पे हाथ उठाया तो फिर ये बिल्कुल क्लियर डिक्लेरेशन ऑफ वॉर होगी। ताइजू को सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो सीधा पंच करने चला जाता है मित्स्या को, बट मित्स्या उस पंच को रोक लेता है और अपने चेहरे पे लगने से बच जाता है। तो ताइजू उसको देखकर इंप्रेस होता है, बोलता है कि नॉट बैड। और उसके बाद वो लोग आपस में एक ट्रूस साइन करते हैं जिसमें होता है कि हाकाई चला जाएगा ब्लैक ड्रैगन्स में और मित्स्या कभी नहीं मिलेगा हाकाई से, बदले में ताइजू कभी भी यूजुहा पे हाथ नहीं उठाएगा। तो यहाँ पे ये वाला सीन खत्म होता है और ताकेमिची को लगता है कि उसने सब कुछ सही कर दिया है अब अपनी तरफ से। तो वो सोचता है कि क्या मैं फ्यूचर में जाऊं। तो चीफू से इस बारे में बात कर ही रहा होता है कि वहां पे हाकाई आ जाता है और वो बोलता है कि अभी तक जो कुछ भी चल रहा था उसके लिए खुद को जिम्मेदार मत मानना ताकेमिची, ये सब मैंने ऑलरेडी प्लान करके रखा था कि मैं ये सब करने वाला हूँ फ्यूचर में, तुम तो बस मेरी मदद की हो इस चीज में ना जानते हुए। वो कहता है कि पर तुमने ऐसा किया क्यों है हाकाई। तो वो बताता है कि ताइजू मतलब बचपन से ही एक राजा की तरह जीता था, इसलिए नहीं क्योंकि वो बाकी बच्चों से ज्यादा बड़ा और स्ट्रांग था, इसलिए क्योंकि वो जिस किसी को भी मतलब जो भी उसका अंडर काम करते थे वो सब उसको बहुत एडमायर करते थे। ताइजू बहुत अच्छा लीडर था, वो जितने भी डेलिंक्वेंट्स थे या फिर बच्चे थे वो सब उसके अंदर काम करने में बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट फील करते थे। और इसीलिए ताइजू मतलब उसके पापा तो घर पे रहते नहीं थे, मम्मी मर गई थी, तो जब से ऐसा हुआ है तब से ताइजू बिल्कुल ही बदल गया है। वो घर पे मतलब इंचार्ज था उस टाइम पे, वो हाकाई पे हाथ उठाया करता था और एंडिंग में बोल देता था कि ये सब मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं तुमको स्ट्रांग बनाना चाहता हूँ हाकाई। पर मैंने ये सोच लिया था कि प्यार हमेशा से ही दर्दनाक होता है क्योंकि मैं ऐसी सिचुएशन में पला बड़ा था। बट फिर मैं मित्स्या से मिलता हूँ, मैं एक लड़के को पीट रहा होता हूँ जब मित्स्या आके मेरे को बताता है कि तुम बहुत आगे जा रहे हो। स्ट्रेंथ को सिर्फ किसी को बचाने में यूज किया जाता है, ना कि किसी को पीटने में। और तब वो देखता है कि मित्स्या भी अनाथ होता है, वो अपनी 2 बहनों का ख्याल रखता है वगैरह वगैरह। इसका मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बना के बताऊंगा मित्स्या के बारे में। तो फिलहाल पॉइंट पे आते हैं। फिर ताकेमिची को बोलता है कि तो फिर तुम जाना क्यों चाहते हो वापस जब तुमको पता है कि वो इतना ज्यादा हाथ उठाता था तुम पे, और अब तो वैसे भी एक ट्रूथ साइन हो गई है तो अब तो तुमको कोई डर भी नहीं होगा। हाकाई बोलता है कि यही तो सबसे बड़ी डर की बात है, ताइजू इतनी छोटी मोटी बातों से नहीं रुकने वाला है। ये पहली बार नहीं है कि उसने कभी प्रॉमिस किया कि वो यूजुहा पे हाथ नहीं उठाएगा, और वो अब की बार भी यूजुहा पे हाथ उठाएगा।
बट इस बार मैं युजुहा को बचाऊंगा। मैं ताइजू को जान से मार देने वाला हूँ ताकेमिची। और मित्स्या को बोलना कि शुक्रिया जो भी उन्होंने किया अभी तक, अब अगर किस्मत में हुआ तो मिलेंगे दोस्त। और वो ऐसा बोल के चला जाता है। अब ताकेमिची बहुत ज्यादा मतलब संकट में पड़ जाता है कि क्या कर रहा है ये हाकाई, बिल्कुल ही मतलब अब तो क्या ही कर देगा ये, ऐसा क्या करेगा जिसकी वजह से मर जाएगा, क्योंकि फ्यूचर में तो ताइजू मर चुका है और हाकाई लीडर है, इसकी वजह से इतना खराब फ्यूचर हुआ है, तो उसको अब कुछ भी करके ताइजू को मरने से बचाना है। अब ये चीज जब इनको पता चलती है तो हमें मित्स्या दिखाया जाता है जो माइकी को किधर लेके जा रहा होता है। और जब माइकी वहां पे पहुंच जाता है तो वो मित्स्या को रुक के बोलते हैं कि मित्स्या, पहले ही हमने 2 फाउंडिंग मेंबर्स को गवा दिया है, तो मन की प्लीज अब तुम भी मत चले जाना, भूल जाओ ब्लैक ड्रैगन्स को अभी कुछ समय के लिए। और मित्स्या बोलते हैं कि जरूर माइकी। अब ये चीज जब इनको पता चलती है और फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि अब ताकेमिची और जीफ्यू फिर से एक बार तोमान के हेडक्वार्टर में जाते हैं और वो वहाँ पे ड्राकन से बोलते हैं कि हमको ब्लैक ड्रैगन्स को फाइट करना पड़ेगा। और तोमान सारे के सारे एक बार फिर से रिवॉल्ट कर देती है और ड्राकन इस जो ओपिनियन दिया था ताकेमिची ने अपना कि ब्लैक ड्रैगन से फाइट करनी पड़ेगी, इसको रिजेक्ट कर देता है। अब ताकेमिची का मोरल बिल्कुल डाउन था कि तभी वहाँ पे आता है किसाकी और वो बोलता है कि अभी फिलहाल मित्स्या ने जो ट्रूस किया है ताइजू के साथ, उसकी वजह से कोई भी तोमान का मेंबर ब्लैक ड्रैगन्स पे हाथ भी नहीं उठाएगा और माइकी इस वक्त कमजोर है, तो हमें खुद ही मिलकर इस चीज को सुलझाना पड़ेगा। और इस वक्त ताकेमिची किसाकी पे ट्रस्ट कर रहा होता है बट जीफ्यू नहीं कर रहा होता है इस चीज में। वो आपस में थोड़ा बहुत लड़ झगड़ने के बाद इस चीज का पता लगाने जाता है कि क्योंकि ताइजू मैक्सिमम टाइम अपने गैंग मेंबर्स के साथ ही होता है, बट वो अकेला किस वक्त होता है, क्योंकि जिस वक्त वो अकेला होगा उसी वक्त हाकाई इस पे हमला करेगा, क्योंकि इतने सारे मेंबर्स के सामने तो वो कभी भी हमला नहीं कर सकता ताइजू पे। तो वो इसलिए एक ब्लैक ड्रैगन्स के मेंबर को बुलाते हैं, कुछ पैसे देते हैं और उससे इंटेल लेने की कोशिश कर रहे होते हैं कि तुम्हारा बॉस किस टाइम पे सबसे ज्यादा फ्री होता है। तो फिर जैसे ही वो बताने वाला होता है कि वहां पे फिर कोकोनोई आ जाता है और वो बोलता है कि एक गद्दार की बू आ रही है मेरे को यहाँ से, और वो उसको पकड़वा देता है और बोलता है कि इसको टॉर्चर करने ले जाओ। और वो 2 लोग आते हैं वहाँ पे ब्लैक ड्रैगन्स को और उसको उठा के ले जाते हैं। फिर कोकोनोई बोलते हैं कि तुम लोगों के साथ क्या किया जाए तोमान। फिर किसाकी बोलता है कि हम यहाँ पे लड़ने के लिए नहीं आए हैं। जैसे वो इतना बोलता है कि कोकोनोई की नजर जाती है उस 100,000 पे, जो कि उस 100,000 पैसे रुपए जो भी उधर चलता है, येन जो भी है उस पे। और कोकोनोई बोलता है कि 1 लाख रुपए तुम जिसको देने वाले थे इस चीज के, तुम मेरे को बोलते मैं ही तुमको दे देता। और फिर वो उस 1 लाख रुपए को रखता है और बोलता है कि मेरा तो काम सिर्फ पैसे कमाना है, मैं किसी भी तरीके से कमाऊं। फिर वो बताता है कि ताइजू किस वक्त सबसे ज्यादा फ्री होता है और वो समय था क्रिसमस नाइट। वो उस टाइम पे अपने सभी गैंग मेंबर्स को चर्च के बाहर खड़ा करके खुद अंदर जाके प्रेयर करता था। फिर बाकी सब समझ जाते हैं कि हाकाई उसी वक्त उस पर हमला करेगा, क्योंकि उस वक्त वो प्रेयर कर रहा होगा और वो इजी टारगेट बन जाएगा हाकाई के लिए। बट तभी कोकोनोई बोलता है कि तुम चिंता मत करो, अगर चाहे हमारे मेंबर्स हो ना हो, बॉस फिर भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो अपना खुद देख लेना कि तुम कैसे करोगे। और वो इतना बोल के वहां से चला जाता है और बोलता है कि अगर और भी तुमको जानकारी चाहिए हमारे बॉस के बारे में तो और 1 लाख रुपए लगेंगे। किसाकी का इतना बजट नहीं होता है, तो वो इससे ज्यादा पैसे नहीं देने वाला होता है। अब बात आती है कि वो लोग करेंगे कैसे ये चीज, कि हाकाई को मारने से रोकेंगे कैसे। उनको ये तो पता चल गया है कि क्रिसमस नाइट का ही वो दिन है, क्रिसमस नाइट का ही वो इवनिंग है कह सकते हैं, जिसपे ताइजू मरने वाला और हाकाई उस पे सीक्रेट अटैक करने वाला है और उसको जान से मार देने वाला है। बट वो ताइजू को बचाएंगे कैसे, अब इसको हम देखेंगे अगली वीडियो में, क्योंकि मेरे को पता नहीं था, कोई अंदाजा नहीं था कि इसके 3 पार्ट भी बन सकते हैं। एंड एज मैंने बोला कि इसमें बहुत ज्यादा कंटेंट है, तो फिर 3rd पार्ट मेरे हिसाब से फाइनल पार्ट रहेगा, वो थोड़ा लंबा होगा। ऑफ कोर्स इससे ज्यादा ही होएगा, ये भी वीडियो लंबी हो चुकी होगी आई गेस। प्लीज कोई स्पॉइलर मत देना अगर किसी ने मांगा पढ़ रखी है तो। और अगर चैनल पे नहीं हो तो फिर सब्सक्राइब कर दो, ऐसा ही टोक्यो रेवेंजर्स से रिलेटेड कंटेंट आता रहेगा। और अभी तो आउट मांगा भी स्टार्ट कर दिया, तो उसकी एक्सप्लेनेशन भी जाकर देखो। हाँ, टोक्यो रेवेंजर्स जितनी अच्छी ना हो वो मांगा, बट हाँ इतनी तो है कि तुम एंटरटेनमेंट के लिए तुम उस मांगा को देख सकते हो, तो फिर एक ट्राई देने में क्या ही जाता है। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।